गुड मॉर्निंग चीतोस, गुड मॉर्निंग। नीली डायरी, नेटवर्किंग ऐप और कॉल डिटेल अगले 24 घंटे में यही 3 बातें क्लियर कर देंगी कि एल्विश यादव का फ्यूचर क्या होगा। एल्विश बचेंगे या फंसेंगे, क्लीन चिट मिलेगी या फिर जेल जाएंगे, इस पर फाइनल रिपोर्ट आने वाली है। 3 नवंबर को एल्विश यादव के खिलाफ जो एफआईआर हुई उस पर जितनी भी थ्योरी और इनपुट मिले वो सब क्लियर होने वाला है। इस वक्त हम एल्विश यादव के नए घर के सामने खड़े हैं। हालांकि एल्विश यादव के पुराने घर पर भी हम पहुंचे थे, वहां भी हमने लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन एल्विश यादव को लेकर कोई भी कुछ भी कहने से बच रहा है। जाहिर तौर पर घर वालों ने भी हमसे बात करने पर साफ तौर पर मना कर दिया। हम एल्विश को ढूंढने के लिए कि आखिरकार एल्विश कहाँ है, उनके नए घर पर भी पहुंचे थे, लेकिन यहाँ पर भी एल्विश के बारे में पता नहीं चला। एल्विश यादव केस में पकड़े गए राहुल ने क्या नया खुलासा किया, ये आपको बताएंगे। स्नेक वेनम से जुड़ी लेटेस्ट रिपोर्ट की A to Z डिटेल समझाएंगे, मगर पहले ये जान लीजिए कि नोएडा पुलिस अगला स्टेप क्या लेने वाली है। नोएडा पुलिस एल्विश यादव को पूछताछ के लिए कभी भी बुला सकती है। जेल भेजे जा चुके राहुल के सामने बिठाकर एल्विश से सवाल जवाब किए जा सकते हैं। एल्विश के दोस्त माने जाने वाले सिंगर फाजिल पुरिया से भी पुलिस पूछताछ कर सकती है। एल्विश और फाजिल पुरिया के कनेक्शन की डिटेल मांगी जा सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि एल्विश यादव की हेल्थ ठीक हो चुकी है और अब बात की जानकारी उन्होंने खुद अपने ब्लॉग के जरिए दी। तुम्हारा भाई दोबारा काम पे लौट चुका है, बीच में थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। अब वी आर बैक इन द टाउन गाइस। एल्विश यादव पर एक्शन होगा या नहीं, और अगर हुआ तो क्या होगा, ये सब कुछ 2 कैरेक्टर डिसाइड करने वाले हैं। पहला है राहुल और दूसरा है मीडिएटर, जो एल्विश और राहुल के बीच की कड़ी बताया जा रहा है। सूत्रों का दावा है कि इसी थर्ड पर्सन के कहने पर पार्टियों में कोबरा और वेनम पहुंचाया जाता था। ये शख्स जिक्र राहुल की निशानदेही पर मिली नीली डायरी में है। फोन के जरिए भी राहुल ने इसी थर्ड पर्सन से कई बार बात की और इसी से राहुल ने सोशल नेटवर्किंग ऐप पर बातचीत की जहां डीलिंग होती थी। हालांकि राहुल कभी इससे पर्सनली मिला या नहीं, उसने एल्विश यादव से कभी मुलाकात की या नहीं, पुलिस इससे जुड़े सबूत इकट्ठा कर रही है। नोएडा पुलिस फिलहाल पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। नोएडा पुलिस का ये कहना है कि उनके हाथ कई लीड लगे हैं, जिसको लेकर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। जाहिर तौर पर पुख्ता सबूत तलाशने की कवायद नोएडा पुलिस की जारी है और उसके बाद ही नोएडा पुलिस का ये कहना है कि वो एल्विश यादव को पूछताछ के लिए तीसरी बार बुला सकते हैं। एल्विश यादव शनिवार को गुरुग्राम में अपने घर पर था और शुक्रवार को मुंबई में वो अपनी मर्सिडीज से फर्राटे भर रहा है, तो कभी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। खबर ये भी है कि अगले कुछ दिनों में दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा और पुणे में एल्विश यादव के इवेंट भी होने वाले हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि पुलिस इन इवेंट से पहले एल्विश पर फैसला ले सकती है, क्योंकि जो नीली डायरी इन्वेस्टिगेशन की कड़ी बनी है उसी के आधार पर फरीदाबाद के एक गांव से 2 कोबरा बरामद किए गए। इसी गांव में राहुल का वेयर हाउस है। राहुल ने पूछताछ में कबूला कि इन दोनों कोबरा को पार्टी के लिए तस्करी कर लाया गया था। कुछ और सांप बदरपुर इलाके से लाकर यहीं रखे जाते थे। झारखंड और राजस्थान से भी सांप तस्करी कर इसी गोदाम में रखे जाते थे। इसी गांव से सिंगर फाजिल पुरिया का कनेक्शन भी सामने आया। राहुल ने पूछताछ में खुलासा किया कि ज्यादातर पार्टी फाजिलपुर गांव में होती थी। यही सांपों का जहर निकाला जाता था और फिर उसे पार्टी में भेजा जाता था। इस लोकेशन को आरोपियों ने इसलिए सेफ माना क्योंकि पुलिस का पहुंचना यहां तक बहुत आम नहीं था। नोएडा पुलिस की टीम राहुल को इसी फाजिलपुर गांव में लेकर पहुंची थी और तमाम चीजों की तस्दीक की गई थी। हालांकि जब हम यहां पर फाजिलपुर गांव में गुरुग्राम के पहुंचे हैं, यहां पर हमने लोगों से बातचीत करने की कोशिश की। कैमरे पर किसी ने कुछ भी बोलने से मना किया, लेकिन बिना कैमरे के लोगों का ये कहना था कि उन्हें नहीं पता कि पार्टी कब और कहां हुई थी। यानी साफ तौर पे यहां के लोगों का ये कहना है कि उन्हें पार्टी के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
लेकिन राहुल ने अपनी पूछताछ में साफ तौर पे ये बताया कि इसी फाजिलपुर गांव में उसने कुछ पार्टियां की थी। एल्विश यादव केस में जो नीली डायरी मिली है वो इसलिए भी अहम है क्योंकि उसमें कई नाम और एड्रेस कोडिंग लैंग्वेज में है जिन्हें डिकोड किया जा रहा है। इस डायरी में सपेरों और ट्रेनर का जिक्र है, सांप और उसके जहर से जुड़ी डिटेल है, पार्टी और पार्टी में शामिल लोगों से कोडवर्ड है, पार्टी की बुकिंग का फॉर्मूला और कुछ मोबाइल नंबर भी इसी में है। सोर्सेस के मुताबिक इसी डायरी में एल्विश और सिंगर फाजिलपुरिया के मीडिएटर का भी ब्यौरा है। इस मीडिएटर ने कितनी बार एल्विश से संपर्क किया और कितनी बार फाजिलपुरिया से बातचीत की, इस एंगल से पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है। दावे के मुताबिक डायरी में दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और राजस्थान में कई पार्टियों का जिक्र है। मिलना चाहते हैं। फिलहाल एल्विश यादव फ्री घूम रहा है। अगर पुलिस को किसी तरह का कोई लिंक मिला तो कहानी में ट्विस्ट आ सकता है। ये भी जानकारी पूछताछ में मिली है कि राहुल जो कि कहीं न कहीं कड़ी था एल्विश यादव और इन पार्टियों के बीच में, वो अलग अलग वेबसाइट्स के जरिए लिंक का इस्तेमाल करके कुछ सोशल मीडिया मैसेजिंग ऐप जो है उनका इस्तेमाल करता था और वो उन्हीं पर चैट करता था ताकि उसे ज्यादा ट्रेस ना किया जा सके। हालांकि अभी तक नोएडा पुलिस को एल्विश यादव के खिलाफ के कड़े सबूत नहीं मिले हैं जिससे कि एल्विश यादव को दोबारा पूछताछ के लिए समन भेजा जा सके। हालांकि नोएडा पुलिस का यह दावा था कि वो जल्द ही नोएडा पुलिस के सामने ही एल्विश यादव और राहुल यादव को बैठाकर पूछताछ करेगी। फर्स्ट फ्लोर है अपना, ये फर्स्ट फ्लोर तो क्या दिखाना, अपना सीधा घर दिखाते हैं, या फिर दिखाऊं फर्स्ट फ्लोर भी? आप ही बता दो कितना पूरा हो गया, कब शिफ्ट कर रहा हूँ मैं इसमें? हमारा ना हो गया लगभग 90% कंप्लीट हो चुका है मकान। वाइज में शिफ्ट करो ना मेरे को। इसमें करेंगे आपको जनवरी में, 1 जनवरी को, न्यू ईयर पे। न्यू ईयर। एल्विश यादव अपने नए घर में जाने को तैयार हैं, जबकि नोएडा पुलिस उस सोशल नेटवर्किंग ऐप की हिस्ट्री निकालने को तैयार, जो सांप केस में बहुत बड़ा सुराग दे सकता है। खुलासा हुआ है कि जिन 5 लोगों को शुरुआत में पकड़ा था वो एक ऐप के जरिए डीलिंग का हिस्सा थे। ये सोशल ऐप गूगल प्ले स्टोर पर आसानी से नहीं मिलती, दूसरे नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर उसे खोजना बहुत आम नहीं है। इस ऐप में डेटा लीक होने का खतरा नहीं रहता, साथ ही कम यूजर होने की वजह से ट्रैफिक लो रहता है और फिर यूजर्स को कॉन्टैक्ट करने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। सूत्रों का दावा है कि जो लोग पार्टी ऑर्गेनाइज करवाते थे या वो लोग जो पार्टी में शामिल होते थे इसी ऐप के जरिए राहुल से बात करते थे। राहुल के मुताबिक कई बार एल्विश के मीडिएटर की बातचीत भी उसकी इसी ऐप से हुई थी। राहुल ने पूछताछ में कबूला है कि फोन पर ऑर्डर मिलता था और पेमेंट मिल जाता था। इसके बाद बताई गई लोकेशन पर पहुंचकर वो पार्टी ज्वाइन करता था। फिर इसके बाद वो तमाम लोग पहुंचते थे जो स्नेक वेनम का इस्तेमाल करते थे। राहुल ने पुलिस से इन तमाम फार्म हाउस की लिस्ट और तारीख शेयर की है जहां जहां वो गया था। हालांकि ये नहीं बताया कि एल्विश यादव किसी ऐसी पार्टी में शामिल हुए थे या नहीं। इसी मिस्ट्री को सुलझाने के लिए कॉल डिटेल खंगाली जा रही है, ट्रैवलिंग लोकेशन की हिस्ट्री समझी जा रही है, किससे कौन मिला इसे लेकर सीसीटीवी फुटेज सर्च किए जा रहे हैं। 20 मिलीलीटर सांप के जहर की रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। माना जा रहा है जयपुर के एफएसएल डिपार्टमेंट की लेबोरेटरी में हो रही जांच की फाइनल रिपोर्ट सोमवार के बाद आ सकती है और फिर उसी के बाद पता चलेगा जो एल्विश यादव खुद को बेदाग बता रहे हैं, क्या पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में उन्हें लेकर कोई पुख्ता सबूत मिले या नहीं। नोएडा पुलिस ने 20 ml स्नैक वेनम यहां पर भेजा था जिसकी जांच यहां के लैब में हो रही है। बताया जा रहा है कि उसकी जांच रिपोर्ट सोमवार को आएगी। सोमवार को जब रिपोर्ट आएगी तो इस मामले से पर्दा उठ सकेगा कि आखिर ये स्नैक वेनम किस प्रजाति के सांप का है या ये स्नैक वेनम है या नहीं है। और अगर ये स्नैक वेनम होता है और प्रजाति का नाम सामने आता है तो फिर एल्विश की मुश्किलें बढ़ना तय है। लिहाजा अब इंतजार है सोमवार को आने वाली उस रिपोर्ट का जो इस पूरी बात को तय करेगी कि आखिर ये स्नैक वेनम किस चीज का है। एल्विश यादव के कई वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुए थे जिनमें वो सांपों के साथ भी दिख रहे हैं और कोबरा भी गले में डाले हुए हैं। पुलिस जांच में इन वीडियो की भी जांच हो रही है। ये किसी शूटिंग का पार्ट था या फिर पार्टी में इन सांपों को लाया गया, इन दोनों एंगलों को जांचा परखा जा रहा है। जिस पीएफए संस्था ने इस पूरे केस का भंडाफोड़ किया वो गुरुग्राम पुलिस से नई एफआईआर दर्ज करने को कह चुकी है। टेक्निकल एविडेंस और डेटा के आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि असल में एल्विश यादव का सांपों से पुराना नाता रहा है। माना जा रहा है कि कई वीडियो में सिंगर फाजिलपुरिया भी उनके साथ दिखे हैं, इसलिए उनकी मुसीबतें भी बढ़ सकती हैं।
सिंगर फाजिलपुरिया, जिसका नाम, जिसकी पार्टी के गाने का एक शूट जो है वायरल हुआ था, जिसमें एल्विश यादव गले में सांप लटकाए हुए मिला था, उसके गांव में बने फार्म हाउस में होने वाली पार्टियों में भी क्या इस तरह के सांपों के जहर की सप्लाई होती थी, इसको लेकर भी नोएडा पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। लेकिन फिलहाल नोएडा पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन का पूरा एक दायरा है वो इस डायरी के इर्द गिर्द है, जिसके बारे में ज्यादा से ज्यादा पता लगाने के लिए 2 टीमें जो हैं वो लगातार हैं, क्योंकि उनमें तमाम वो मोबाइल नंबर, वो पते दर्ज हैं, वो नाम दर्ज हैं, जिनके जरिए दिल्ली, एनसीआर और राजस्थान इलाकों में होने वाली इस तरह की रेप पार्टी, जहां पर सांप का जहर परोसा जाता था, उनका खुलासा हो सके। इस बीच एल्विश यादव का एक माफीनामा भी सामने आया, जिसमें वो अपने पुराने रोस्ट वीडियो को लेकर भूल सुधार कर रहे हैं। अपनी गलती भी मानते हैं हम कि हम कोई दूध का दूल्हा नहीं होता, शुरू से लेकर एंड तक बहुत साफ सुथरा, हम भी बुरे थे भाई, अब धीरे धीरे सुधर रहे हैं और भाई सबसे बड़ी और एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं भाई, हम गलत थे, अब हम सुधर रहे हैं। क्या पता अब भी हम कहीं ना कहीं गलत हो, वो आगे जाके हमें पता लगेगा भाई, वो भी हम चीज सुधारेंगे। हालांकि अपने इसी वीडियो में एल्विश यादव ने इशारा किया है कि उनसे जो भी गलतियां हुई हैं उन्हें फ्यूचर में कभी रिपीट नहीं होने देंगे। क्या इस माफीनामे का कनेक्शन मौजूदा सांप कनेक्शन से है? ये जवाब हर कोई जानना चाहता है। गलतियां सब करते हैं भाई, ऐसा नहीं है हम कबूल नहीं कर रहे कि भाई हमने भी करें, बोली भाई हमने भी खूब करी है सारी चीजें गलत, बहुत टाइम था यार, टाइम निकल गया भाई। मिलेंगे। एल्विश यादव पर इन्वेस्टिगेशन ऑन है, मगर वो खुद को बेवकूफ बता रहे हैं, बार बार ब्लॉग के जरिए सफाई दे रहे हैं। हालांकि जिन फैंस तक ये मैसेज पहुंचाया जा रहा है उन्हें लेकर भी एल्विश सवालों के घेरे में आ गए। एल्विश यादव के खिलाफ एक और शिकायत की गई। ये शिकायत है उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को लेकर। एल्विश पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने इंस्टाग्राम पर फेक फॉलोअर्स बढ़ाए हैं। ऐसा उन्होंने एक एजेंसी को मोटी रकम देकर किया है। आरोपों के मुताबिक पिछले 2 महीने के दौरान एल्विश के फेक फॉलोअर्स बढ़े हैं। इसलिए आईपीसी की धारा 420 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कानून की धारा 42A और 66 के तहत केस दर्ज करने को कहा है। इन धाराओं में 5 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है। इसके लिए अरविंद सिंह नाम के एडवोकेट ने एक पुराने केस का हवाला दिया और एल्विश पर फैंस के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाकर गिरफ्तार करने की मांग की। शिकायत ये है कि जो उनके फॉलोअर्स हैं वो फेक हैं 40% से ज्यादा, जैसा कि रिपोर्ट में भी निकला है। और मेरी ये शिकायत है कि जिस तरह से अगर मुंबई पुलिस कहती है कि फेक फॉलोअर्स क्राइम है, जिसमें ऑलरेडी 2020 में एक मुकदमा चल रहा है, तो इसमें भी एफआईआर होनी चाहिए, इनके खिलाफ जांच होनी चाहिए कि इनके जो फॉलोअर्स फेक हैं तो इन्होंने किस हद तक फेक फॉलोअर्स खरीदे हैं, किससे खरीदे हैं और कितने पैसे चुकाए हैं इसके लिए। एल्विश के फॉलोअर्स बढ़ने का जो टाइम पीरियड इस कंप्लेंट लेटर में बताया गया है वो बिग बॉस का दूसरा ओटीटी सीजन खत्म होने के ठीक बाद का है। इसी दौरान एल्विश की सलमान खान के साथ कंट्रोवर्सी सामने आई, जिसके बाद दावा किया गया कि उनके फॉलोअर्स अचानक तेजी से बढ़ गए। हालांकि बाद में खुद एल्विश ने दूसरों पर फेक अकाउंट बनाने का आरोप लगाया था। ये पीआर टीम जिसकी भी है ना, ये जो नेगेटिव पीआर, नेगेटिव मीम्स, और देखी होंगे आपने काफी कमेंट सेक्शन में भर रखा है, ट्विटर अकाउंट्स भर रखे हैं, वो एकदम से कहां से आ गए? पहले तो नहीं थे ना, एकदम से कहां से आ गए? तो उसका रीजन यही है। इसको बोलते हैं, जो मेरे भाई जो इन चीजों की नॉलेज नहीं है जिनको, इसको बोलते हैं नेगेटिव पीआर करवाना, पैसे देके किसी की इमेज खराब करवाना, मीम के थ्रू और न्यूज चैनल्स के थ्रू या फिर जिस मर्जी के थ्रू, इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू, यही होता। तो एकदम से ये हवा आ गई और ये पता भी लग गया, हमने पता लगाई टेलीग्राम जो भी है जहां से भी। तो हमारा बहुत खास भाई था, है, या जो भी हम